तो देखिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ द मेंडल। और इससे पहले हम लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इन दोनों लॉज में एक सिमिलरिटी ये थी कि इन दोनों लॉज ने हमें सेम जीन के एलील्स के बारे में बताया था कि सेम जीन के एलील्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है, कि सेम जीन के एलील्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैसे पास होते हैं, ठीक है ना। और साथ में क्या बताया था कि सेम जीन के दो एलील्स के बीच में डोमिनेंस और रिसेसिवनेस वाली जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से होती है। हमने पढ़ा था ना कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि अगर किसी जीन के दोनों एलील में से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो तो उस कंडीशन में सिर्फ डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेशन से होते हैं, वहां पे रिसेसिव एलील अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकता। ये बात बताई थी लॉ ऑफ डोमिनेंस ने। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने बताया था कि सेम जीन के दो एलील गैमेट बनने से पहले भले ही इकट्ठा हों, लेकिन गैमेट बनने के टाइम पे उन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग होना ही पड़ता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इन दोनों ने हमें अलग अलग बातें बताई, लेकिन दोनों लॉज में सिमिलरिटी ये थी, मतलब कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर ये सिमिलरिटी थी कि दोनों लॉज ने हमें सेम जीन के एलील्स के बारे में बताया था कि सेम जीन के दो एलील्स के बीच में डोमिनेंस और रिसेसिवनेस वाली जो रिलेशनशिप है वो किस तरह की होती है, और सेम जीन के दो एलील्स का जो इनहेरिटेंस है वो कैसे होता है। लेकिन इस लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें बताएगा कि डिफरेंट जीन के जो एलील्स हैं उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, कि अलग अलग जीन के जो एलील्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैसे पास होते हैं। ये बताएगा, ये हमें इस बात को बताएगा कि डिफरेंट जीन के एलील्स अपने अपने इनहेरिटेंस के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं कि नहीं होते, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि डिफरेंट जीन के जो एलील्स हैं वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैसे पास होते हैं, उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, कि उनका इनहेरिटेंस एक दूसरे पे डिपेंड होता है कि नहीं होता। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये लॉ कहता है कि डिफरेंट जीन्स के एलील्स अपने अपने इनहेरिटेंस के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि डिफरेंट जीन के एलील्स गैमेट बनने से पहले भले ही क्या हो, इकट्ठा हो, लेकिन गैमेट बनने के दौरान वो अपने अपने सेपरेशन के लिए, ठीक है ना, वो अपने अपने इनहेरिटेंस के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो देखिए इस बात को हम समझेंगे एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के थ्रू। तो सपोज कीजिए कि हमने ये क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर दिखा रखा है। हमने क्या दिखा रखा है? क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर दिखा रखा है। और आपको मैंने बताया था कि क्रोमोसोम के पेयर के अंदर क्रोमोसोम की जो एक आर्म होती है वो पैटर्नल, मतलब कि वो फादर की होती है, और दूसरी आर्म कैसी होती है? मैटरनल, मतलब कि वो आर्म मदर की तरफ से आई होती है। तो इसमें देखिए आप, ये क्रोमोसोम का है हमारा फर्स्ट पेयर, और इस फर्स्ट पेयर के अंदर सपोज करो कि क्रोमोसोम के इस फर्स्ट पेयर के टर्मिनल एंड के ऊपर ए नाम का जीन है, और तो सिंपल सी बात है, तो क्रोमोसोम की इस दूसरी आर्म के टर्मिनल एंड के ऊपर भी क्या मिलेगा आपको? ए नाम का जीन ही मिलेगा। भले ही वो रिसेसिव फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जीन की जो टाइप है वो कौन सी मिलेगी आपको? ए नाम का जीन ही मिलेगा, है ना। हालांकि हो सकता है कि फादर की तरफ से ए जीन की डोमिनेंट फॉर्म पास होगी और मदर की तरफ से ए जीन की रिसेसिव फॉर्म पास होगी, लेकिन कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या है? ये दोनों एक ही जीन के दो एलील हैं। मान लिया कि ए के ठीक बाद इस आर्म के ऊपर, ए के ठीक बाद बी नाम का जीन है, तो दूसरे वाली आर्म के ऊपर भी क्या मिलेगा आपको? ए के बाद आपको बी नाम का एलील ही मिलेगा, ठीक है ना। और मान लिया
और दोनों की तरफ से मान लिया कि भी इस आर्म की फादर की तरफ से भी बी जीन की डोमिनेंट फॉर्म रिसीव होगी और फादर और मदर की तरफ से भी बी जीन की डोमिनेंट फॉर्म रिसीव होगी। तो बी के ठीक बाद अगर सी है तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, बी के बाद सी ठीक सी ही मिलेगा। सी के बाद डी है तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, डी मिलेगा। और डी के बाद ई है तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, ई मिलेगा। डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म हो सकते हैं लेकिन जीन की टाइप क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या भाई, यहाँ पे अगर ई के बाद एफ है तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, ई के बाद एफ ही मिलेगा। तो देखिए ये कंडीशन है गैमेट बनने से पहले की। ये कंडीशन क्या है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। क्योंकि हम सबको पता है कि गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम का पेयर नहीं होता, उसमें क्रोमोसोम के पेयर में से क्रोमोसोम की उसके पास सिर्फ एक आर्म होती है। मतलब कि क्रोमोसोम गैमेट के अंदर गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम के पेयर की क्या मिलेगी, या तो ये वाली आर्म मिलेगी या फिर ये वाली आर्म मिलेगी, ठीक है ना। मतलब कि क्रोमोसोम की गैमेट्स के अंदर एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी होती है और क्रोमोसोम की एक कॉपी होने का मतलब क्या है, उसके पास एक जीन की, एक सिंगल जीन की क्या होती है, सिंगल कॉपी ही होती है। सिंपली उसमें एक जीन की क्या मिलेगी, उसके पास सिंगल कॉपी ही मिलेगी। ये कंडीशन है गैमेट बनने से पहले की, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स को दिखा रखा है और एक एक जीन की डबल डबल कॉपी यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं। जैसे कि देखिए ए जीन की दो कॉपी है, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, और बी जीन की भी दो कॉपी है, सी जीन की भी दो कॉपी है, डी की भी दो कॉपी है, ई की भी दो कॉपी है और एफ जीन की भी क्या है, यहाँ पे दो कॉपी प्रेजेंट है, ठीक है ना। आगे इसमें देखिए आप, अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन इसके अंदर ये है, देखिए अब कैपिटल ए और स्मॉल ए दे आर द एलील्स ऑफ द सेम जीन, B and B they are also the alleles of the same gene, C and C they are also the alleles of the same gene, तो D D E E F F they are also the alleles of the same gene, ठीक है ना। तो ये सेम जीन के एलील हैं, ये सेम जीन के एलील हैं, लेकिन A और B क्या है, ये डिफरेंट जीन के एलील है। B और C भी क्या है, ये भी डिफरेंट जीन के एलील्स हैं। C और D भी क्या है, ये भी डिफरेंट जीन्स के एलील्स हैं। वैसे ही डी और ई और एफ भी क्या है, अलग अलग जीन के एलील्स हैं। लेकिन एफ और एफ सेम जीन के एलील हैं, ई और ई सेम जीन के एलील हैं। तो देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर तो हमने सेम जीन के एलील्स के बारे में पढ़ा था कि जो सेम जीन के एलील्स हैं उनके बीच में डोमिनेंस और रिसेसिवनेस वाली जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से होती है और सेम जीन के एलील्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट जीन्स के एलील्स का जो इनहेरिटेंस है वो कैसे होता है, कि डिफरेंट जीन्स के एलील्स का इनहेरिटेंस जो है वो कैसे होता है। इसमें आप देखिए, तो मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मेंडल ने अपने इस लॉ के अंदर कहा कि अलग अलग जीन के जो एलील्स हैं वो अपने अपने इनहेरिटेंस के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि आगे क्या लिखा, मीन्स बिफोर गैमेट फॉर्मेशन, मतलब कि गैमेट बनने से पहले डिफरेंट जीन के एलील्स सेम क्रोमोसोम के ऊपर एक दूसरे के साथ साथ हो सकते हैं। देखा ना कि मीन्स बिफोर गैमेट फॉर्मेशन दे मे रिमेन्स टुगेदर, कि मतलब कि गैमेट बनने से पहले अलग अलग जीन के एलील्स सेम क्रोमोसोम के ऊपर एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। एंड कैन ऑल्सो शोज दियर एक्सप्रेशन टुगेदर, ठीक है ना। मतलब कि इसमें इस लॉ में कहा कि डिफरेंट जीन के एलील्स गैमेट बनने से पहले सेम क्रोमोसोम के ऊपर एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं और वो साथ साथ अपना अपना एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। लेकिन क्या लिखा आगे, बट एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, लेकिन गैमेट बनने के टाइम में दे सॉर्टेड का मतलब होता है सेपरेट होना, छांटना, छटाई करना,
कि बट एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, लेकिन गैमेट बनने के टाइम में दे शॉर्टेड इनटू गैमेट्स विदाउट इन्फ्लुएंस ईच अदर, कि भले ही गैमेट बनने से पहले वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर साथ साथ थे और साथ साथ अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे थे, लेकिन गैमेट बनने के टाइम में वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अलग अलग होके अलग अलग गैमेट्स में जाके और अलग अलग एलील्स के साथ मिलके अपना एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं और बगैर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किए, बगैर एक दूसरे को प्रभावित किए, वो दोनों के दोनों वो डिफरेंट जीन के जो एलील्स हैं वो अलग अलग होके अलग अलग गैमेट्स में जा सकते हैं और अलग अलग गैमेट्स में जाके अलग अलग एलील्स के साथ मिलके वो अपना खुद का अलग से फिर क्या उनके साथ मिलके अपना एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। यही बात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है। तो देखिए डेफिनेशन आपको मैंने बता दी कि डेफिनेशन क्या है इसकी, इसको अच्छे से हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। तो इसमें देखिए आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, एग्जाम्पल की थ्रू समझेंगे। तो देखिए ग्रेगर जोहन मेंडल ने क्या किया, ग्रेगर जोहन मेंडल ने दो अलग अलग तरह के पी प्लांट ले लिए और जिनमें से एक पी प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर थे उसके वो क्या थे, एक पी प्लांट में उसके सीड की शेप राउंड थी और उसका कलर क्या था, येलो था। ठीक है ना, मेंडल ने एक पी प्लांट ऐसा ले लिया, कैसा, जिसके सीड की शेप क्या थी, राउंड थी और उसका कलर क्या था, येलो था। इस राउंड येलो, तो जिसके सीड की शेप क्या थी, राउंड थी और उसके सीड का कलर क्या था, येलो था। इस तरह के पी प्लांट का क्रॉस उसने दूसरे पी प्लांट के साथ करवा दिया और दूसरे पी प्लांट के अंदर कंडीशन क्या थी, उसके सीड की शेप कैसी थी, रिंकल्ड थी और उसका कलर क्या था, ग्रीन था। तो देखिए मेंडल के द्वारा स्टडी किए गए 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट के अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म कौन सी थी वो हम पहले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां से आपको ये बात ध्यान रखनी है। और हमने पढ़ा था कि सीड की राउंड शेप डोमिनेंट फीचर है और सीड का येलो कलर भी क्या है, डोमिनेंट फीचर है। और जबकि हमने पढ़ा था कि सीड की रिंकल्ड शेप डोमिनेंट उसकी रिसेसिव फॉर्म है और सीड का ग्रीन कलर भी क्या है, उसकी रिसेसिव फॉर्म है। तो मतलब कि दोनों पी प्लांट में से एक पी प्लांट क्या था, सीड शेप और सीड कलर के लिए वो प्योर डोमिनेंट था और जबकि दूसरा जो प्लांट था वो सीड कलर और सीड शेप के लिए प्योर रिसेसिव था। इसलिए यहाँ पे हमने सीड की राउंड शेप को दिखाने के लिए यहाँ पे जो जीन दिखा रखा है वो है आर। यहाँ पे जो आर नाम का जीन है वो सीड की राउंड शेप को कंट्रोल कर रहा है और जो वाई नाम का जीन है वो सीड के येलो कलर को कंट्रोल कर रहा है। और जबकि इस प्लांट के अंदर जो स्मॉल आर है वो सीड की रिंकल्ड शेप को कंट्रोल कर रहा है और जो स्मॉल वाई है वो सीड के ग्रीन कलर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना, एक बात तो ध्यान रखिए आप, यहाँ पे जो आर है और जो वाई है दे आर द एलील्स ऑफ द डिफरेंट जीन्स, ये अलग अलग जीन के एलील हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कैपिटल आर और स्मॉल आर दे आर द एलील्स ऑफ द सेम जीन। कैपिटल आर डोमिनेंट फॉर्म है, स्मॉल आर इसकी रिसेसिव फॉर्म है। सिमिलरली उसी तरह जो कैपिटल वाई है और जो स्मॉल वाई है दे आर आल्सो द एलील्स ऑफ द सेम जीन। ठीक है ना, जो कैपिटल वाई है वो डोमिनेंट फॉर्म है और जो स्मॉल वाई है वो क्या है, इसकी रिसेसिव फॉर्म है। तो ये है हमारे पास, दिस इज द पी जनरेशन, इट इज द पेरेंटल जनरेशन। और पी जनरेशन के अंदर हमने इसके जीनोटाइप को देखा कि पेरेंटल जनरेशन का जीनोटाइप कैसा है। इस तरफ आर और वाई दोनों प्योर डोमिनेंट फॉर्म में है और इस तरफ आर और वाई दोनों प्योर रिसेसिव फॉर्म में है। अब बनाओ गैमेट्स इनके, ये हमने इसके गैमेट्स बना लिए, ये क्या बना लिए हमने इसके गैमेट्स। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात और क्लियर करूंगा इसके अंदर जो मेंडल ने बताई थी, जिससे आपको ये लॉ और भी ज्यादा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्चुअल में क्या कह रहा है। मेंडल ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस
सीड की शेप राउंड है उसका कलर हमेशा येलो होगा, और जिस सीड की शेप रिंकल्ड है उसका कलर हमेशा ग्रीन होगा। मेंडल ने कहा ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जिस सीड की शेप राउंड है ना उसका कलर, उसके कलर का येलो होना ही जरूरी है, और जिस सीड की शेप रिंकल्ड है उसका कलर ग्रीन होना ही जरूरी है। मेंडल ने कहा कि राउंड, जिस सीड की शेप राउंड है उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, और जिस सीड की शेप रिंकल्ड है उसका कलर येलो भी हो सकता है। मतलब कि ये दोनों की दोनों चीजें एक दूसरे के साथ बंधी हुई नहीं है, एक दूसरे के साथ, कि ऐसा जरूरी नहीं, ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं है कि अगर सीड की शेप राउंड है तो कलर उसका येलो ही होगा, या फिर शेप रिंकल्ड है तो उसका कलर ग्रीन ही होगा। तो राउंड के साथ ग्रीन कलर आ सकता है और रिंकल्ड शेप के साथ येलो कलर भी आ सकता है। या आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कैपिटल आर है और जो कैपिटल वाई है भले ही ये गैमेट बनने से पहले इकट्ठा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तो गैमेट बनने के टाइम पे जिस गैमेट के अंदर कैपिटल आर जाएगा उसके पीछे पीछे कैपिटल वाई जाएगा, या जहां पे कैपिटल वाई जाएगा उसके पीछे पीछे कैपिटल आर जाएगा। या फिर इसके रिगार्डिंग बोले तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे तो गैमेट बनने के दौरान भी इकट्ठा, गैमेट बनने से पहले इकट्ठा है तो गैमेट बनने के दौरान जहां पे स्मॉल आर जाएगा, मतलब कि जिस गैमेट के अंदर स्मॉल आर जाएगा उसके पीछे पीछे स्मॉल वाई जाएगा, या फिर जिस गैमेट के अंदर स्मॉल वाई जाएगा उसके पीछे पीछे स्मॉल आर जाएगा। तो याद रखो ऐसा नहीं है, ये दोनों के दोनों जीन गैमेट बनने से पहले भले ही इकट्ठा हो या फिर इनकी बात करें तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही केसेस की बात कर रहा हूं कि दोनों ही केसेस में ऐसा जरूरी नहीं है कि गैमेट बनने से पहले दोनों इकट्ठा है तो गैमेट बनने के दौरान भी ये एक दूसरे के साथ साथ ही रहेंगे। ये आर और वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये दोनों के दोनों अपने अपने इनहेरिटेंस के लिए एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और गैमेट बनने के से पहले भले ही इकट्ठा हो लेकिन गैमेट बनने के दौरान ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग अलग होके अलग अलग गैमेट्स में जाके और अलग अलग एलील के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना के अपना एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारी पी जनरेशन और ये हमने क्या बना दिए, गैमेट्स। याद रखिए इस तरह का प्लांट सारे के सारे गैमेट बिल्कुल एक ही तरह के बनाएगा। एक तरफ से कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमेट बन गया ये, और फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमेट बन गया ये। सारे के सारे गैमेट कैसे बनेंगे, बिल्कुल सिमिलर टाइप के ही बनेंगे। और जबकि एक इसमें भी गैमेट ऐसे ही बनेंगे, ये प्लांट भी सारे के सारे गैमेट बिल्कुल सिमिलर टाइप के ही बनाएगा, है ना। एक इस तरफ से एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई एक गैमेट बन गया ये, और उसके बाद क्या, ये फिर दूसरा स्मॉल आर दूसरा स्मॉल वाई एक गैमेट बन गया ये। तो ये प्लांट भी सारे के सारे गैमेट बिल्कुल एक ही तरह के बना रहा है, और ये प्लांट भी सारे के सारे गैमेट बिल्कुल एक ही तरह के बना रहा है। तो ये हमारे गैमेट्स हो गए। और क्रॉसिंग करवाने के बाद देखो इसमें क्या है, क्रॉसिंग बिल्कुल ईजी है। तो ठीक है ना। तो क्रॉसिंग करवाने के बाद क्या है, देखो तो क्रॉसिंग करवाने के बाद ये 4 प्लांट आ गए हमारे पास, 1 2 3 4, और ये चारों के चारों, इन चारों के चारों प्लांट्स का जीनोटाइप क्या आया है, कैपिटल आर स्मॉल आर। जैसे कि क्रॉसिंग करवाएं तो इसकी क्रॉसिंग पहले इसके साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख देना यहाँ पे। तो चारों प्लांट का F1 जनरेशन के अंदर जो ये 4 प्लांट आए हैं इन सभी का जीनोटाइप क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और सभी का फिनोटाइप क्या होगा, इन सभी का फिनोटाइप होगा राउंड और येलो। इन सभी प्लांट के सीड की शेप क्या होगी, राउंड होगी, और कलर क्या होगा, येलो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर की एक डोमिनेंट फॉर्म आई है और वाई की भी एक डोमिनेंट फॉर्म आई है। यहाँ पे कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर एंड द कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल वाई। तो इसलिए एरो के थ्रू दिखा रखा है कि इस वाले प्लांट का फिनोटाइप भी क्या है, राउंड येलो, इसका भी क्या है, राउंड येलो, इसका भी क्या है, राउंड येलो, और लास्ट वाले का भी क्या है, राउंड येलो। आगे हम क्या करवा देंगे, आगे हम इनमें किसी भी दो के बीच में क्या करवा देंगे, सेल्फिंग करवा देंगे। और सेल्फिंग में क्या है, देखो
देखिए F1 जनरेशन में जो प्लांट आए हैं उन सभी का जीनोटाइप ये आया है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और पी जनरेशन में जो प्लांट थे उनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और ये सारे के सारे प्लांट क्या थे, एक ही तरह के गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो ये इस तरह का प्लांट है ना, जो प्लांट F1 जनरेशन में आए हैं उनका जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह का जो प्लांट है ये 4 अलग अलग तरह के गैमेट्स को बनाने की पॉसिबिलिटीज रखता है। तो देखिए इस तरह का जो प्लांट है वो 4 अलग अलग तरह के गैमेट्स को बना सकता है। तो देखिए गैमेट बनने की एक पॉसिबिलिटी है क्या, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है। क्योंकि हमने सेल्फिंग करवाई है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, प्लांट बिल्कुल सिमिलर टाइप के ही दिखाएंगे। तो गैमेट बनने की जो पॉसिबिलिटीज इस साइड है, गैमेट बनने की वही पॉसिबिलिटीज इस साइड है। तो देखिए अगर हम नीचे वाले क्रॉस को इस ऊपर वाले क्रॉस की तरह अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें हमें काफी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि देखिए ऊपर वाले क्रॉस में क्या दिखा रखा है कि 2 गैमेट्स इस तरफ हैं और 2 गैमेट्स इस तरफ हैं। इसलिए इस क्रॉस को हम बहुत ही कम स्पेस में कवर करके दिखा देंगे और ये बिल्कुल इजीली भी हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला जो क्रॉस है इसमें 4 गैमेट्स इस तरफ हैं और 4 गैमेट्स इस तरफ है, क्योंकि इस तरह का जो प्लांट है, इस तरह के प्लांट में गैमेट बनने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 4 तरह की हैं। इसलिए 4 गैमेट्स इस तरफ दिखा रखे हैं और 4 गैमेट्स इस तरफ दिखा रखे हैं। तो इसलिए इस तरह के क्रॉस को हम पन्नेट स्क्वायर मेथड के थ्रू बिल्कुल इजीली रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। इसलिए इस क्रॉस को हमने इस वे में न रिप्रेजेंट करके इस क्रॉस को हमने पन्नेट स्क्वायर के थ्रू क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। तो देखिए ये है, दिस इज द पन्नेट स्क्वायर। और इस तो कि यहाँ पे गैमेट बनने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो दोनों तरफ से 4-4 थी, तो 4 गैमेट हमने दिखा रखे हैं ऊपर की तरफ और 4 गैमेट क्या दिखा रखे हैं नीचे की तरफ। और इनके क्रॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए पन्नेट स्क्वायर के अंदर हमने टोटल 16 कॉलम्स को इस तरह के 16 कॉलम्स को हमने ड्रॉ कर रखा है। तो देखिए क्रॉसिंग हम करवाएंगे इसकी। देखिए क्रॉसिंग का रूल क्या है, क्रॉसिंग का रूल ये है कि पहले इसको ले लेंगे हम और इसकी क्रॉसिंग करवा देंगे इन ऊपर वाले चारों के साथ, जैसे कि, और जो भी क्रॉसिंग का जो भी रिजल्ट आएगा उनको क्या कर देंगे, इन कॉलम्स के अंदर लिख देंगे। जैसे कि देखिए इसकी और इसकी क्रॉसिंग का जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और जो रिजल्ट आया कैपिटल आर कैपिटल वाई इसके नीचे वाले कॉलम में लिख दिया। इसका और इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख देंगे, इसका और इसका यहाँ पे लिख देंगे और इसका और इसका यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे इसकी क्रॉसिंग चारों के साथ करवाई वैसे ही नीचे वाले तीनों की क्रॉसिंग भी क्या करवा देंगे, बारी बारी से इन चारों के साथ करवा देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो इनके सामने वाले कॉलम्स के अंदर लिखते चले जाएंगे। तो देखिए पन्नेट स्क्वायर के थ्रू क्रॉस करवाने के बाद जब आप पूरा क्रॉस करवा लेंगे और पूरा क्रॉस करवाने के बाद जब आप इस क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो को देखोगे ना, तो फिनोटिपिक रेशियो के अंदर आप पाओगे कि 9 प्लांट जो आए हैं F2 जनरेशन के वो कैसे आए हैं। इनमें से जो 9 प्लांट होंगे, जो 9 होंगे, इनमें से जो 9 प्लांट हैं वो आएंगे राउंड येलो, 3 कैसे आएंगे राउंड ग्रीन, 3 कैसे मिलेंगे आपको रिंकल्ड येलो और एक कैसा मिलेगा आपको रिंकल्ड ग्रीन। और ग्रेगर जोहन मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर यही तो कहा था। उसने क्या कहा था कि जिस सीड की शेप राउंड है उसका कलर हमेशा येलो हो ऐसा जरूरी नहीं है, और जिस सीड की शेप रिंकल्ड है उसका कलर हमेशा ग्रीन हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। उसने कहा था कि राउंड के साथ ग्रीन कलर भी आ सकता है और रिंकल्ड के साथ येलो कलर भी आ सकता है, और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे देखिए राउंड के साथ ग्रीन कलर भी आया है, क्योंकि इस क्रॉस के बाद जो प्लांट आया है उसका जीनोटिपिक कैरेक्टर देखिए क्या है कैपिटल आर और स्मॉल वाई। क्योंकि अब कैपिटल आर है तो सीड शेप कैसी आ गई राउंड और दोनों वाई स्मॉल हैं तो कलर कैसा आया इसका ग्रीन आया। तो राउंड के साथ ग्रीन भी आया
और यहाँ पे देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, मतलब कि दोनों आर स्मॉल हैं तो सी डी की शेप कैसी होगी, रिंकल्ड होगी, और दोनों वाई कैपिटल है तो क्या आएगी, कलर कैसा होगा, येलो होगा। तो यहाँ पे राउंड के साथ ग्रीन भी आया और रिंकल्ड के साथ येलो भी आया। और यही बात मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर कही थी कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये अपने अपने इनहेरिटेंस के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई भी अपने अपने इनहेरिटेंस के लिए क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि भले ही ये और ये गैमेट बनने से पहले इकट्ठा हो, लेकिन गैमेट बनने के दौरान ये इनका जो सेपरेशन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये अलग अलग गैमेट्स में जाके और अलग अलग एलील्स के साथ मिलके अपना एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। तो फाइनली इस क्रॉस की जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, 9:3:3:1, क्योंकि यहाँ पे जो 9 प्लांट है वो कैसे आए हैं, राउंड येलो जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, क्योंकि हमारे पास पहले भी था, और 3 कैसे आए, राउंड ग्रीन जो एक रिकम्बिनेंट टाइप है, 3 कैसे आए, रिंकल्ड येलो ये भी एक रिकम्बिनेंट टाइप है, और एक कैसा आया, एक रिंकल्ड ग्रीन, ये पौधे का ओरिजिनल कैरेक्टर है क्योंकि ये हमारे पास पहले भी था। तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन ये तो है ओरिजिनल ट्रेट जो हमारे पास ऑलरेडी थे, और रिकम्बिनेंट टाइप कौन से हैं, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, क्योंकि ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन में नहीं थे, ये कैरेक्टर हमें बाद में क्रॉस करवाने के बाद मिले हैं। तो ये था, दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।